रात काफ़ी हो गई है तो सोचा कि एयरपोर्ट शांत है, ज़रा शूट ही कर लिया जाए। तो इस वीडियो का आइडिया मुझे तकरीबन 2 महीने पहले आया, जब मुझे अलग-अलग लोगों ने लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मेरे को पूछते थे कि किस तरीके से जो है वो पीएचडी करना किस जगह पे ज़्यादा सही है। और अक्सर मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे वो ये कि अगर कोई यूरोप का एक्सपीरियंस बता रहा है तो वो केवल उधर का ही एक्सपीरियंस बता रहा है, उस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है कि यूएस की पीएचडी कैसी है, इंडिया की पीएचडी कैसी है, ऑस्ट्रेलिया की कैसी है, वाइस वर्सा फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। सो आई थॉट कि क्यों ना एक इस तरह की स्टडी की जाए जिसके अंदर हम अलग अलग पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करें और ये पूछें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वो एक तरह का गूगल क्वेश्चन बनाया जाए, एक तरह से फॉर्म बनाया जाए और उनको अनबायस्ड वे में भरने के लिए दिया जाए, यानी कि एक पार्टिसिपेंट को दूसरे पार्टिसिपेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो पता नहीं चलेगा, ताकि वो इन्फ्लुएंस ना हो सके दूसरे के डिसीजन से या दूसरे के एक तरह से दूसरे के आंसर से। और उसके बाद में जो है उसको बेसिकली एनालिटिकल वे में देखा जाए और फिर समझा जाए कि अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मेनली स्टडी में हमने ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप और एक तरह से एशिया से मेनली इंडिया ही लिया है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग जो एशिया में इंडिया में ही कर रहे होते हैं। तो इस तरीके की स्टडी की जाए। ऑल्दो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट नहीं है, 3 पार्टिसिपेंट लिए गए हैं फ्रॉम एवरी कॉन्टिनेंट, तो 3 इंटू 4 12 जो है पार्टिसिपेंट्स हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा ये एकदम बहुत ज़्यादा नंबर है सैम्पल स्टडी के लिए, बट हाँ एक प्रिलिमिनरी आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिल जाएगी। जितना कोशिश हो सके मैंने ये रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप लाया जाए इन टर्म्स ऑफ कि वो मतलब कोई जर्मनी से है तो कोई फ्रांस से है तो कोई बेल्जियम से है, तो इसी तरह से यूएस में भी अलग अलग स्टेट से है, ऑस्ट्रेलिया में भी अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो, इंडिया में भी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो एक तरह से पूरा मिक्सचर इस तरह से बनाया गया है कि जितना डाइवर्स ग्रुप आ सके इन टर्म्स ऑफ रीजन, रिलीजन, जेंडर, हर तरह से डाइवर्सिफाई करके एक प्रिलिमिनरी स्टडी दी जाए। आई वॉन्ट से कि ये कोई बहुत ही कंक्लूसिव स्टडी है, पर एक प्रिलिमिनरी स्टडी दी जाए और उससे समझा जाए, उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको ऑब्जेक्टिवली देखा जाए और साथ के साथ में उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनको बोर्ड पे लाया जाए और वो अपना एक सब्जेक्टिव वे में भी एक्सपीरियंस शेयर कर सके कि व्हाट डू दे मीन बाय दैट रिजल्ट। तो इस तरह के पार्टिसिपेंट से टोटल 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आई अंडरस्टैंड कि इस वजह से वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है डिस्कस करते हुए, तो उसको मैं चैप्टर में डिवाइड कर दूंगा। आप टाइमलाइन को है एक तरह से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, तो जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है आप वहाँ पे सीधा पहुँच के सीधा देख सकते हैं, अगर आप बाकी की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेनली बायोलॉजिकल फील्ड या केमिस्ट्री फील्ड के हैं। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर आप कोई दूसरे फील्ड से हैं तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए थोड़ी बदलें, बट आई गेस मोर और लेस बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चन रहेंगे। और जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली फाइनेंशियल जो है स्टैंडिंग कैसी रहती है, सोशल स्टैंडिंग कैसी रहती है, प्रोफेशनल लेवल पे स्टैंडिंग कैसी रहती है, मेनली इन्हीं के चारों डील कर रहे होंगे। And for those who do not understand Hindi, still that is fine, because you can still see the results which are published there and you can get the idea what we are talking about. इन क्वेश्चंस को पूछते हुए और एनालाइज करते हुए हमारा किसी का भी पर्पस आपको ये कन्विंस करना नहीं है कि कहाँ पे पीएचडी करना ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा बुरा है। वो ऑब्वियसली वी ऑल अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनल चॉइस है, आपके लिए लाइफ में हो सकता है कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेलेक्ट करें कि आपको कहाँ पे जाना सही होगा। जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एंड इन केस आप हर एक का रॉ रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, तो आपको उन सब की रॉ फाइल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ जाके एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं, कमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड इंडिया से जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वहाँ से पीएचडी हुई है एनआईआई से, लेकिन बाकी की जगह से जो है हमारे पास में अलग अलग पार्टिसिपेंट को इन्वाइट किया गया था। तो हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं हम अपना अलग अलग कॉन्टिनेंट से एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। यूरोप से है हमारे साथ में मोहम्मद सैफ। हेलो एवरीवन। ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी किया है कौस्तव दास गुप्ता ने, और डॉक्टर कौस्तव आपका स्वागत है। थैंक यू। हेलो। एंड यूएसए से पीएचडी किया है डॉक्टर कर्णिका ने। डॉक्टर कर्णिका आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और वो है कि एंट्री के लेवल पे जो है हमें क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि क्या हमें इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप कहीं पे भी पीएचडी करने के लिए किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहिए होता है या नहीं। तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे इंडिया में यूजुअली सीएसआई, डीबीटी, गेट होता है, और बाहर जीआरई, टॉफल, आइलेट्स हो सकता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो बेसिकली ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आया
इंडिया में तो जैसा कि हमें पता ही है कि वहाँ पे CSIR DBT गेट JRF लगता है, लेकिन जो एक आपने देखा है डिजायर्ड बट नॉट मैंडेटरी, वो इसलिए बिकॉज एक और पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, तो वहाँ पे जो है एक तरह से रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, USA से डॉक्टर कर्णिका, यहाँ पे लिखा है कि मैंडेटरी होता है, तो क्या मैंडेटरी होता है और कितना यूजुअली रैंक GRE टॉफल में या कितना लगता है, आप बता सकते हैं? So, like you said, GRE and TOEFL are sort of mandatory these days. जब मैंने किया था तो GRE कंपलसरी था। अब कई यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जो PhD के लिए स्पेशली GRE वेव कर रही हैं। So, अपनी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी में आप देख लें कि GRE मैंडेटरी है कि नहीं। TOEFL इज टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। वो मुझे लगता है दे देना चाहिए, वो सिंपल होता है GRE से, एंड इफ यू गेट ओवर 100 पॉइंट्स दैट्स अ गुड TOEFL स्कोर। और आगे चल के अगर फैकल्टी पोजीशन या टीचिंग में जाना है तो TOEFL अगर स्कोर होता है तो उससे हेल्प मिलती है। और GRE में आजकल जो फॉर्मेट है उसमें इफ यू स्कोर अबव 300 देन यूर गुड। वो अच्छा स्कोर है, उसको लेकर आप यूनिवर्सिटी में कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक्स डॉक्टर कर्णिका। और यूरोप के अंदर जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहाँ पे भी डिजायरेबल है पर मैंडेटरी नहीं है, और एक ने पार्टिसिपेंट ने बोला नेवर, तो सैफ कोई आइडिया, कुछ इनसाइट्स? यूजली यहाँ पे GRE एज ऑफ नाउ जितने इंस्टीट्यूट्स में मैंने अप्लाई किया है उनमें वो GRE वो कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट डोंट इवन मेंशन एज एन ऑप्शन। लेकिन हाँ, अगर आपका नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड है एंड यू कम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी विच इज नॉट वेरी वेल नोन, तो इट माइट बी कि वो आपसे TOEFL और IELTS मांग सकते हैं, बट दिस विल नॉट प्ले एनी क्रूशियल रोल इन योर सिलेक्शन प्रोसेस। वो यूजुअली ये होगा कि बाद में मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेक्शन वो जस्ट टू मेक श्योर कि दैट यू कैन इजीली फिट इन द सिस्टम, कि तुम जब आप बाहर आओ तो आपको मतलब कम्युनिकेशन में अगर प्रॉब्लम हुई इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर द सर्वाइवल, तब वो शायद आपसे TOEFL या IELTS मांग सकते हैं, वरना यूजुअली मैंने अब तक कहीं नहीं देखा है इसकी रिक्वायरमेंट। थैंक्स सैफ। एंड डॉक्टर कॉस्टा, ऑस्ट्रेलिया में जो है 2 रेस्पॉन्स बोल रहे हैं कि ऑलवेज एंड एक नेवर, तो आप कुछ बता सकते हैं? So I guess ऑस्ट्रेलिया में अभी सिनेरियो ये है कि TOEFL या फिर IELTS या फिर इवन और एक इंग्लिश एग्जाम है PTE, इन तीनों में से कोई भी आप दे सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो फॉर PhD they don't ask for any of the English language tests. Like I have a lot of friends जिन्होंने without any English language test यहाँ पे PhD के लिए उनको स्कॉलरशिप मिली है। पर मैंने जब अप्लाई किया था आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले, तब IELTS या फिर TOEFL was really mandatory. So मुझे जब ऑफर लेटर मिला था उसमें it was a conditional offer letter which could be made unconditional once I submitted my IELTS score. पर the way things are going, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे different scholarships है and it's not completely restricted to university scholarships. किसी programs में you do not need an IELTS or a TOEFL, especially when there is an MOU between Indian university and an Australian university. For example, the IITB Monash program, या even IIT Delhi University of Queensland program. इन दोनों केसेस में अगर आप इंडिया से आ रहे हैं एज अ कैंडिडेट, you do not need to give any of the English language tests. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जो है पब्लिकेशन अगर हमारे पास में कोई भी ऑथरशिप का होता है अप्लाई करने से पहले PhD के लिए, तो क्या वो किसी भी तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर में हेल्पफुल रहता है? तो इंडिया में तो हमें पता है यूजुअली इतना कोई जरूरी नहीं होता है, पर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बेसिकली बाकी की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी इतना ज्यादा कहीं पे भी मैंडेटरी तो कहीं पे भी नहीं है। बट हाँ, जैसे स्टार्ट करते हैं कौस्तव से, तो यहाँ पे लिखा है प्रेफर्ड बट नॉट मैंडेटरी, तो कुछ इस पे बताना चाहेंगे? Sure. ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम इज अ बिट डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द सेंस कि हम पहले यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई करते हैं. We usually first apply to the PI under whom we want to do PhD. So it's entirely up to the PI to take or reject a candidate. और PI सबसे पहले they don't
look much into your academic background in the sense कि आपको graduation या post graduation में कितने marks मिले हैं. All they want to see is how good your experience is and if you have any publications. Okay. Because university में apply करने से पहले one of the ways by which the university actually gives you the scholarship for PhD is when they get a good recommendation from the boss under whom you want to do your PhD. So अगर आपके potential supervisor आपसे खुश नहीं है, आपके CV से खुश नहीं है because आपके पास ज्यादा publications नहीं है, तो वो शायद आपको इतना अच्छा recommendation नहीं देंगे, and which is why you might lose out on the scholarship. So Australia के लिए especially, it is always desirable to have a publication before you apply for your PhD. Doesn't matter कि वो first author है या फिर second author है या कोई भी middle या co-authorship है. As long as you have it, it's good. And it doesn't even matter कि वो एक review article है या फिर research article है. As long as you have a publication, it helps. ओके अगर बाकी के रिजल्ट देखें तो यूएसए में भी प्रेफर हो रहा है बट कोई मैंडेटरी नहीं है. आप कुछ बोलना चाहेंगे डॉक्टर कर्णिका? हाँ नहीं, ये सही बात है, इट्स नॉट मैंडेटरी. मेरे पास कोई रिसर्च आर्टिकल नहीं था, मुझे पीएचडी पोजीशन आराम से मिल गई थी. सिस्टम उलट है ऑस्ट्रेलिया से. वी अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी एंड देन यू गेट अ चांस टू रोटेट इन लैब्स एंड देन यू कैन चूज योर पीआई. You can talk to people beforehand, but that does not really influence your selection. PI अगर impress हो गया है, तो yes, selection committee को recommend कर सकता है, and then the whole panel can make a decision on it. But जरूरी नहीं है आप किसी से बात करें. Publication अगर है, if you have one, तो आपकी high ranking universities में selection के chances बढ़ जाएंगे. If you have a good publication, you can confidently apply to Harvard and those kind of universities. अगर नहीं है तो आप थोड़ा mid rank में आ जाइए, but मिल जाएगी PhD if you have a good GRE score and if you have good speaking and interview अगर कर लिया तो हो जाएगा. मतलब संभल के बाढ़ चलाओ. Publication is always good to have in research. वो तो एक fact है हमारी फील्ड का, लेकिन अगर नहीं है तो डरने की भी जरूरत नहीं. और यूरोप के लिए वैसे जो है किसी भी तरह से यहाँ पे ज्यादातर डजंट मैटर ही लिखा है और मोस्टली लोगों को मैंने देखा है भ्रम भी होता है कि अगर पब्लिकेशन होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमने एक पहले वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जिसका पीएचडी यूरोप के अंदर हुआ था और उसके पास कोई पब्लिकेशन नहीं था. तो या दैट इज कंसिस्टेंट विद व्हाट शी सेड. तो सैफ कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? Usually publication is not necessary, especially for a person who's if you're applying fresh from masters. मास्टर्स थीसिस कितनी 8 से 10 महीने की होती है. In that 8 to 10 months it is almost close towards impossible that unless you are a part of जो already ऐसा प्रोजेक्ट है, प्रोग्रेस हो चुका है, एंड देन तुम जो है लकली उस टाइम एंटर करते हो एंड यू डू सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देन यू कम ऑन द पेपर. सो पीपल नो दिस कि तो इसलिए वो पब्लिकेशन नहीं जरूरी नहीं है. हाँ ऑफ कोर्स वो हाईलाइट हो जाता है आपकी सीवी में अगर होता है तो, बट दैट डजंट मीन्स एनीथिंग. व्हाट मैटर्स इन यूरोप एंड आई थिंक इन जनरल इट शुड बी ट्रू इज इफ यू आर गुड इन व्हाटएवर यू हैव डन. जो भी आपने अपने मास्टर्स थीसिस में काम किया है, आप उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को क्यों किया, कैसे किया और क्या और कर सकते थे, या अगर इसमें कुछ रह गया है तो, और या फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूप हो गए तो उन लोगों ने आपसे अच्छा क्या किया, अगर आप ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फिर यू आर ऑलरेडी इम्प्रेसिंग द सिलेक्शन कमिटी टू शो दैट this guy knows his project very well, and this is what one wants to see in a PhD student, that you should know your project more than your boss. So ये चीज उनको, इसलिए इसमें पब्लिकेशन एकदम जरूरी नहीं होता है. In fact, if you have a strong point, hold on this for whatever I said, compared to a student who has a publication, you will still get in compared to the other student who has a publication. That's great. बढ़िया है तो. We totally agree. PhD इंटरव्यू बेसिकली आपके वो सीवी देखेंगे, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके बेस पे क्वेश्चनिंग करते हैं. एंड जैसा मोहम्मद सैफ ने कहा कि अगर आप डिफेंड कर गए तो आपको ऑटोमेटिकली वो कंसिडर कर लेंगे. मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने जब अप्लाई किया था तब मेरे पास भी कोई पब्लिकेशन नहीं था. मेरे पास था सिर्फ एक्सपीरियंस.
तो मैंने जिस लैब पे अप्लाई किया था, मेरा मास्टर्स डिसर्टेशन भी उसी फील्ड ऑफ वर्क पे था. So at that point of time, definitely without any publication, I could get a scholarship. लेकिन मैंने यहाँ पे जो देखा है, अभी ऐसा सिनारियो आ गया है कि because people are applying for a lot of these scholarships, वो इतना ज़्यादा competitive बन गया है कि now PIs are screening for CVs in a way that they fish out people who have already have publications and experiences. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमें ऑफिशियली पीएचडी फेलोशिप मिलती है वो कितने सालों के लिए मिल रही होती है. तो हमारे एक तरह से देख सकते हैं कि यूएसए के अंदर हाईएस्ट यहाँ पे दिखा रहा है और मिनिमम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बता रहा है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएसए से. सो डॉक्टर कर्णिका. यूएस में एवरेज टाइम पीएचडी का 5 years है. रीजन उसका ये है कि यूएसए में कोर्स वर्क करना पड़ता है. सो व्हेन यू जॉइन पीएचडी, पहले साल या 2 साल यू हैव टू टेक कोर्सेज. और उसका रीजन ये है कि वो सारे स्टूडेंट्स को एक लेवल पे लाना चाहते हैं. वो वही कोर्सेज होते हैं जो हम बैचलर्स मास्टर्स में करके आए होते हैं, लाइक बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड लाइक दैट. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट टाइम देना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू गेट अ मिनिमम स्कोर ताकि वो आपको प्रोग्राम में मेंटेन रखें. सो इसकी वजह से पीएचडी लेट हो जाती है. और सेकंड रीजन है रोटेशंस. सो दे गिव यू लाइक 6 to 8 weeks टू रोटेट इन अ लैब ताकि आप वहाँ का कल्चर समझ सकें, पीआई से इंटरेक्ट कर सकें, डिसाइड कर सकें दिस लैब इज अ गुड फिट फॉर यू. सो वो 2 फैक्टर्स हैं जिसमें पहले 2 साल निकल जाते हैं. एंड देन फाइनली बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर यू स्टार्ट योर वर्क. तो इसीलिए वो 5 मान के चलते हैं लोग. मेरे पर्टिकुलर केस में आई चेंज लैब्स इन माई 3rd year. तो मेरी पीएचडी थोड़ा 1 साल एक्स्ट्रा खिसक गई थी, तो 6 years लग गए थे. बट जितना भी टाइम आप पीएचडी में लेंगे आपको स्टाइपेंड मिलती रहेगी. एंड डिपार्टमेंट अगर सपोर्टिव है तो आपकी पीएचडी हो भी जाएगी. तो इंडिया में यूजुअली जो है 5 साल का टाइम ड्यूरेशन लगता है जो उन्हें यूजुअली मिलती है. जो आप 4.67 देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि अनदर पार्टिसिपेंट वाज फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे 4 साल के लिए ही मिलता है, तो इस वजह से 4.67 है. अदरवाइज कोई भी CSIR DBT कोई भी फेलोशिप आप ले रहे हैं या नेशनलाइज एंट्रेंस किया है तो 5 year की आपको फेलोशिप दी जाती है. एवरेज पीएचडी टेन्योर इंडिया के अंदर यूजुअली जो है 5 से 6 साल लग ही जाता है और इसी वजह से आप 5.33 यहाँ पे देख रहे हैं. तो इतना मान के चलिए कि एक अगर आप ठीक ठाक जगह से या ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं तो उतना वहाँ लगा ही देते हैं. प्लस वहाँ पे भी कोर्स वर्क रहता है, कहीं पे 6 महीने का रहता है, कहीं पे 12 महीने का रहता है, तो उसकी वजह से भी टाइम ड्यूरेशन काफी चला जाता है. क्योंकि मुझे लगता है समवेयर इंडियन पीएचडी सिस्टम यूएस से इंस्पायर्ड है और जैसा डॉक्टर कर्णिका ने बोला तो इधर हमारे इधर भी कोर्स वर्क होता है और टाइम थोड़ा उसमें जाता है. सो सैफ कुछ बताना चाहोगे इसी के ऊपर? ये कह सकता हूँ बायोलॉजी की फील्ड में जो है ये बायोलॉजी रिलेटेड डिसिप्लिन में अ गुड पीएचडी विल टेक अराउंड 4 to 5 years. इतना टाइम लग जाता है. एंड लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि आपको पहले 1-1.5 साल में आप हो सके कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट नहीं चलता है, कुछ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलता है तो फिर आप उसको कंटिन्यू करते हैं. ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द एंड ऑफ योर 2nd year स्टार्टिंग ऑफ 3rd year कोई और वही प्रोजेक्ट पब्लिश कर देता है. सो यू हैव सो मोर और लेस अराउंड 4 to 5 years फॉर रीजनेबली गुड पीएचडी लग जाता है इन यूरोप में. फंडिंग जो है मैं अपनी बात कर सकता हूँ एंड इन जनरल यूजुअली व्हाट आई हैव सीन फंडिंग्स आर फॉर अराउंड 4 years एंड देन दैट जो आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो यूजुअली योर पीआई पेज यू. सो यू डोंट यू आर नेवर अनएम्प्लॉयड या मतलब विदाउट मनी यू नेवर वर्क. 4 साल द प्रोग्राम और द यूनिवर्सिटी इज पेइंग एंड इफ इट टेक्स मोर देन यूजुअली बॉसेस आर वेल फंडेड एंड दे कंसिडर दिस कि 1-1.5 साल आपको एक्स्ट्रा जो है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उस लेवल पे हो तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है. In most of the Western countries where equality and things like this are so much considered, so it's highly unlikely that someone is going to do capitalization on you. इंडियन पीएचडी नहीं है रे बाबा. नहीं मिलेगा अगर वो पे नहीं करेंगे तो वीजा का आप वो डिफाई कर दोगे तो पे तो उन्हें करना पड़ेगा अगर उन्हें रखना है तो. सो डॉक्टर कौस्तव आपके केस में एवरेज पीएचडी टाइम 4 years लग रहा है और 3.33 years की एक तरह से फेलोशिप मिल रही है, तो आपका इस पे टेक बड़ा जल्दी पीएचडी करा रहे हैं वैसे वहाँ पे मानना पड़ेगा. हाँ, so basically Australia में like I said earlier कि you directly apply to the professor. So
the professor or the PI will employ you on a grant itself. So जैसे सैफ और कर्णिका ने बताया कि पहले 1 साल या फिर 1.5 या 2 साल उनको लैब रोटेशन करने पड़ते हैं, यू नीड टू लाइक फिगर आउट कौन सा लैब आपके लिए बेस्ट है एंड ऑल. यहाँ पे ऑलरेडी PhD द प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रक्चर्ड. So right from day one, you know what your project is and you start working on it. तो इसलिए हम लोगों के लिए the university provides exactly on pen and paper 3.5 years of PhD tenure as well as scholarship. उसके बाद if you think that you need another 6 months, university will grant you that additional 6 months. So जैसे different universities might have different programs. Usually जैसे इंडिया में एवरी ईयर एक एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार होता है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी हर साल यू नीड टू गिव अ प्रोग्रेस सेमिनार. सो द थर्ड वन which we call out here is the third milestone is more like a thesis review. So thesis review जब हम complete करते हैं, it is expected कि that is the time when you start writing your thesis and within the next 6 months you would be submitting. पर अगर ऐसा हुआ कि you still need some time, you can always ask for extensions and the university will easily grant it. Okay. So एक और चीज ये भी है कि आप तीनों लोगों ने बता दिया कि यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया या यूएस सबको फंडिंग या पैसे मिल जा रहे हैं, मगर मैं इंडिया की सच्चाई बताना चाहूंगा कि वहां पे जो है ना काम भी करते रहते हो और उसके बाद में आपको जलालत भी देखने को मिलती है बॉस की तरफ से और पैसे भी नहीं मिलते हैं तो और कई बार जो है वो बॉस लॉलीपॉप दे के रखता है कि पेपर आने वाला है, पेपर आने वाला है तुम्हारा, तो जाने भी नहीं दे रहा कहीं पे और काम भी करवा रहा है. So this is very sad part from Indian PhD system, but that's the way it is. But हाँ, हर जगह नहीं है. जिस लैब में फंडिंग होती है तो वो दे ही देते हैं, पर यूजुअली हर जगह फंडिंग नहीं होती है इंडिया के अंदर. तो you might have to work even after your desired PhD tenure. So अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेविंग की. और यूरो तो गिर गया है, मेरी फाइनेंशियल सेविंग कम हो गई है. यूरो गिर गया है. अभी और गिरेगा. अभी रशिया में. सो फाइनेंशियल सेविंग पे हम बात करते हैं कि अगर हम बेसिक एक्सपेंडिचर हटा दें, रहने खाने का, अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह का, तो कितना बचता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेस देन 30,000 से मोर देन 60,000 का बार है. तो जिसमें इंडिया से जो PhD है उसी में सबसे कम यहाँ पे बता रहा है कि लेस देन 30,000 मिलता है. मतलब ऑब्वियसली अगर 35,000 आपको मिल रहा है रहने खाने के बाद में 32,000, तो लेस देन 30,000 ही बचेगा. तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही रह रहा होता है. पर यूरोप के अंदर भी सैफ में देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम ही है. 2 पार्टिसिपेंट ने बोला लेस देन 30,000. तो लोग तो सोच रहे होते हैं कि ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे. पैसा ही पैसा होगा. यूजुअली डिपेंड करता है आप किस स्कॉलरशिप के थ्रू आए हैं एंड अगर आपके पास वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं. सो अगर आप यूजुअली व्हेन यू कम, जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो आपका स्टूडेंट स्टेटस की तरह कंसिडर होता है. तो आप यू आर यूजुअली पेड, मतलब आपको कम पैसा, कंपैरेटिवली, वो भी कम नहीं होता है, कंपैरेटिवली कम पैसा है. और अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है दैट यू आर वर्किंग एज अ साइंटिस्ट and having a partial status as a student, तो आपको as an employee नहीं, लेकिन आपको तब भी जो है आपको you get a little bit more money compared to a scholarship student, and I think that's why this variation is there in the graph, that कुछ लोगों का less than है और कुछ लोगों का है. And most importantly, of course, this is a general saying and it applies everywhere. I think mostly in Western countries, depending on the city, your scholarship or your salary or your stipend comes to you. So if you're in a more expensive city, you get a little bit more to manage the higher living cost. और आपकी सेविंग हाई लाइकली डिपेंड करती है योर वे ऑफ स्टाइल, योर लाइफ स्टाइल, कि मतलब हाउ डू यू वांट टू लिव. और कि मतलब जैसे यू आर हैविंग योर ओन अपार्टमेंट और शेयरिंग इट, एंड लाइक आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, आपके शौक कितने हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से लेके आप मतलब एक्सेट्रा जो है. What do you mean by shock, bro? ये एग्जांपल दिया ना मैंने, महंगी महंगी गाड़ियां. तो तो ये सब होता है. This then depends on, and then also like see, we all are
Indians, so we are very much really interlinked to our families कि घर पैसे भेजना है, ये सब है, तो उसके बाद आपके पास कितना बचता है. And see, these things would be pretty new to Westerners. घर पैसे आए, घर पैसे भेजते हो. So उनके यहाँ मतलब वो वाली जो strong family bond होता है, मम्मी पापा भाई बहन. So and I think after all this, that is what your savings. So इसीलिए I think these results vary because of all these factors. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक जैसे वो जो एक दिखा रहा है more than 60,000, वो बेल्जियम से है बंदा, तो वहां पे टैक्स वगैरह भी नहीं लगता, और भी बहुत सारी चीजें हैं. वो नॉर्डिक कंट्री में चले जाओ, उधर नॉर्वे वगैरह स्वीडन, तो वहां पे भी शायद काफी ज्यादा है जितना मैंने देखा है, या यूरोप के अंदर. और प्लस स्विट्जरलैंड में चले जाओ तो वहां पे भी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है. तो इन लोगों को मतलब कंट्री टू कंट्री वेरी करता है यूरोप के Vary अंदर. करता है. सो टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर कोस्टा, एनी कमेंट्स? Well, Australia में the first thing, the most important thing is student जो stipend मिलता है हमें, that's tax free. So हमें entirely जो amount allocated रहता है वो मिलता है. Now Australia में there are 1,001 different kinds of scholarships, and on top of scholarships, we after our first year we can also apply for something that is called a top-up scholarship, जो कि additional approximately 10 से 20,000 डॉलर extra देते हैं yearly. So हमें यूजुअली, जैसे जब मैं कर रहा था PhD, तब मुझे मिलता था अप्रोक्सीमेटली $2,000 एवरी मंथ, एंड दैट टू लाइक नो टैक्स. सो उसमें से अगर मैं इंटायरली रहने खाने का, इवन अकोमोडेशन एंड ऑल, उसको हटा दूं, तो अगर मैं मतलब if I'm staying in a share house, then I can easily save around $1,000, which is close to like 55,000 rupees. So that's the thing कि Australia में there are so many different scholarships, and abhi if you are in an industry program, be assured that your scholarship will probably be 3,000 to 3,500 per month, which is really high, and you won't be spending more than like $1,500 overall. Okay. So you get to save a lot. But obviously, like I said, like Seth said, everything depends on your lifestyle. So if you are leading a lavish lifestyle, obviously you can't expect to save more. Okay. And USA में जो है काफी डिस्क्रीट व्यू है, ऑलमोस्ट मतलब रेंज पूरी लंबी चौड़ी है, लेस 30,000 से 60,000 के बीच की. So anything you would like to say? So जैसा कि साहब ने कहा, it's all subjective, it dependent on many things. अगर सेविंग्स की बात करें तो मुझे लगता है उस वक्त जो PhD कोहॉर्ट था हमारे डिपार्टमेंट में, मेरी सबसे कम सेविंग थी. और एक सीनियर थे मेरे, उन्होंने $30,000 तक सेव कर लिया था टुवर्ड्स एंड ऑफ PhD. उस टाइम पे डॉलर यूज्ड टू बी 60 रुपीज. सो आप लगा लीजिए उनकी तो लाखों में सेविंग्स चली गई थी. बट कुछ फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं जो यूएस में आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर स्टाइपेंड इज नॉट टैक्स फ्री, यू हैव टू पे टैक्स. रिटर्न फाइल करो, यू गेट अबाउट 60% बैक, बट स्टिल यू लूज द 40%. सेकेंड फिक्स्ड कॉस्ट है वो है अपार्टमेंट रेंट. आपको मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, वो मैंडेटरी है, उसके बिना कुछ नहीं होता यहाँ. और कोई और फिक्स्ड कॉस्ट हो सकती है इफ यू बाय अ ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत जरूरी है. यूएस में गाड़ी तो खरीदनी ही पड़ती है. आई वुड से 90% ऑफ द सिटीज में आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी. तो इफ यू आर बाइंग अ कार, तो कुछ लोग नई कार खरीदते हैं, मैंने नई कार खरीदी थी, तो उसका भी एक मंथली जाएगा. या फिर आप प्री ओन्ड ले लो तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट वन टाइम होगी, बट देन पेट्रोल तो है ही, तो डलेगा ही. तो इस टाइप की कॉस्ट यूएस में लगती ही हैं. बाकी ग्रोसरीज हैं, आपके अपने शौक हैं, आप ट्रैवल करते हैं एंड ऑल. तो बट एक चीज अच्छी है, यूएस में डिस्काउंट्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो अगर आपको आईफोन पे डिस्काउंट कभी नहीं लगता, ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ. ब्लैक फ्राइडे आ जाए, कुछ भी आ जाए, गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, पर आईफोन का प्राइस $1 भी कम नहीं होता. अच्छा. हाँ. Can I just add one thing out here कि ऑस्ट्रेलिया में you don't need to pay medical insurance. The medical insurance जो आपको पूरे 4 साल के लिए मिलता है, और the entirety of your visa is paid by the university. So everything is free out here. As for transportation, yes, अगर आप थोड़ी दूरी पे रह रहे हैं
तो you need to get yourself a car. It's not just to get to your work, but sometimes ऐसा है कि the transportation outside the city is not that great. But having said that, Australia being one of the leading countries where sports is placed at a really high level at sports and fitness, majority people out here cycle se jate hai, even if they need to ride like 60 minutes. So, and there are like legitimate bike lanes जहाँ पे कोई traffic, कोई bus वगैरह कुछ नहीं है रहता है. So there's no chances of you getting hit by a car or a bus. So there are several other things जहाँ पे आप save कर सकते हैं, but obviously having a car is also a necessity. It's not a luxury like in India. राइट. यहाँ तो साइकिल से याद आया मुझे, वो Yeah. साइकिल से गिरना हो तो बाबा रामदेव से गिर गए थे. मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे जितने भी बॉसेस है सभी बाइक से मतलब साइकिल से आते हैं. लाइक इफ मेजॉरिटी ऑफ द पीआईज आई नो वो रोज सुबह साइकिल से अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा 1 घंटा साइकिल करके आते हैं लैब में. More or less the same situation is not more or less exactly the same situation is here as well. Bike lanes and coming by bike. मुझे खुद बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है. Saves you a lot of time. Especially if you're doing 2 to 3, 4 things back to back. Bike से इंसान बहुत जल्दी पहुंच जाता है compared to public transport or even if you have your car. Okay. So कंटिन्यूइंग, खत्म नहीं हुआ था. अच्छा खत्म नहीं हुआ था. सॉरी. हाँ बताओ. हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यूएस में डिस्काउंट्स बहुत लगते हैं, तो जो महंगी घड़ी का शौक है वो कम पैसे में भी पूरा किया जा सकता है. यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट शॉपर, बी ऑन द लुक आउट ऑफ सेल्स. तो महंगी घड़ी, महंगी ड्रेस सब आपको अपने बजट में मिल जाएगा. सो उस हिसाब से डॉक्टर कहने का गर्ल्स आर ऑलवेज स्मार्ट शॉपर्स. नहीं होती है, सब नहीं होती. टाइम लगता है बिल्ड करने में. तो मतलब कहने का मतलब है यूएस में इवन जो भी आप अर्न करते हैं उसमें यू कैन अफोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप शायद इंडिया में ना कर पाओ. सो बी स्मार्ट एंड वेल लाइक आई सेड सब्जेक्टिव होता है, तो मेरी सेविंग्स कम थी बिकॉज आई वाज डूइंग अदर थिंग्स आल्सो ऑन द साइड. बट जो थे उन्होंने जिनको सेव करना होता है वो कर ही लेते हैं. चलो वो तो बात सही है. सो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि एवरेज टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आते हैं, वो फर्स्ट ऑथर हो या मिडिल ऑथर हो. और आर्टिकल से मेरा मतलब यहाँ रिव्यू, चैप्टर, रिसर्च आर्टिकल, पेटेंट वगैरह जो भी होते हैं उन सब से है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर. मतलब अभी हम इम्पैक्ट फैक्टर नहीं देखेंगे, वैसे इम्पैक्ट फैक्टर पे मैंने पहले वीडियो बना रखा है कि क्या होता है, आप देख सकते हैं. तो ये जो है हम इस पे अगर बात करें तो चांसेस ये हैं कि आपके लेस देन 3, यानी कि ज्यादातर चांसेस यही हैं कि कम लेस देन 3 ही आपके आ रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल. वो आप जो है कहाँ से कर रहे हैं उस पर भी वेरी करता है. और एक जैसे लिख रखा है मोर देन 5 भी एक रिस्पोंडेंट ने बोला है. उसका कारण ये है कि यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने किया है, और यूनिवर्सिटी में अक्सर जो है पेपर पब्लिश करने पे काफी जोर दिया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो द रीजन. लेकिन अगर हम उसमें बात करें कि वापस आपके फर्स्ट ऑथर कितने आ रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 आपके फर्स्ट ऑथर आ रहे होंगे. ये एक एवरेज है. तो मतलब जितने भी आ रहे होंगे इट सीम्स लाइक कि मोस्ट लाइकली वो आप ही के फर्स्ट ऑथर आर्टिकल होंगे. और अगर हम बात करें कि उनमें से भी कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि वो अच्छे जर्नल में आ रहे होंगे, यानी लेट्स से कि मोर देन 8 इम्पैक्ट फैक्टर हम यूजुअली मान के चलते हैं अच्छे जर्नल में आते हैं, तो वो कितने आ रहे होंगे, तो चांसेस उसके काफी कम है, दैट इज 16.67%. और वो इनफैक्ट आप बाकी के सारे कॉन्टिनेंट लेंगे तो उसमें सबसे कम है. तो आने के चांसेस काफी कम होते हैं, और वो आ भी रहे होते हैं. तो मेनली जो है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर मेनली रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही आ रहे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे चांसेस एक तरह से काफी कम है. तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं. तो डॉक्टर कोस्टा, आप कुछ कहना चाहेंगे? श्योर. सो बेसिकली ऐसा लग सकता है कि हमारे पास तो सबसे कम पीएचडी टाइम है, लेकिन उसमें क्या कितने पब्लिकेशंस हम ला सकते हैं. सो हैविंग सेड that completely depends on your area of research. So for example, in biological sciences, people who are doing a lot of bioinformatics, वो तो पेपर छापते रहते हैं. मतलब हर साल एटलीस्ट 1 या 2 पेपर तो निकलते रहेंगे. People who are on like hardcore cell biology या फिर immunology,
उनको शायद एंड ऑफ देयर पीएचडी टेन्योर शायद एक बहुत बड़ा पेपर मिलेगा. But having said that, on an average, in that 4-year period, taking all of your middle author and everything, it's expected कि आपके पास at least 4 से 5 पेपर हो जाएंगे. उन 4 से 5 में से at least there will be 3 first author papers, जिसमें से एक usually review होता है. So एक review जो हम end of the first year लिख लेते हैं, और फिर जो भी डेटा आप निकालते हैं which will probably make 3 or 4 different chapters of your thesis, उसको हम divide कर लेते हैं into 2 papers. And of that 2 papers, usually देखा जाता है कि at least one of them will be in a really high impact journal of more than 8, और दूसरा वाला will probably be in somewhere near about like 5 or 6. Okay. So papers, I would say, आते रहते हैं, बहुत अच्छे खासे आते रहते हैं. And out here, PIs are really good in the sense that, obviously, in science, we do a lot of collaborative ventures. So PIs वही करते हैं कि whenever they see that there is a chance, वो एक या दो experiment के लिए किसी एक PhD student को वो they'll tell this PhD student to do this experiment so that they get their name as a middle author or as a co-author. So उस हिसाब से हमारा CV enrich तो होता जाता है, because it's really important, because for your postdocs, even different PIs will look for your expert. Not only will they search for your expertise, but they will also see how collaborative you have been during your entire PhD tenure. So usme these middle author papers are really important. Talking about USA, Dr. Karnika, you would like to add something? So मैं यही बोलूंगी, it's highly lab dependent. हमारे यहाँ एक स्पीकर आए थे, उन्होंने बोला था a good PhD is when you have 1 first author paper and 2-3 middle author papers. अगर 3-4 पेपर निकाल लिए हैं तो it's considered a good PhD and that should not hinder you from moving forward. But like I said, बहुत lab specific होता है. कुछ labs में PIs ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट का ऐसा प्रोफाइल बन जाए कि उसका एक फर्स्ट ऑथर तो आई जाए और मिडिल भी उसके आते रहें, बट सब PIs ये ध्यान नहीं रखते, तो ऐसे केस में खुद को ध्यान रखना पड़ता है. अच्छा, जिन यूनिवर्सिटीज में, जिन डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट होती है कि पेपर चाहिए PhD डिग्री के लिए, तो वहां तो निकल ही जाते हैं, बट मुझे लगता है खुद से भी एफर्ट थोड़ा डालना पड़ता है टू गेट द मिडिल ऑथर्स. तो मेरे 4 पेपर थे PhD से. फर्स्ट ऑथर मेरा जिस लैब से PhD मिली उससे था, मिडिल ऑथर्स मेरी पुरानी लैब से थे. सो यू कैन सी मेरी नई लैब से मुझे मिडिल नहीं मिला, रिव्यू मैंने PhD के बाद लिखा उस लैब से. सो थोड़ा खुद का भी इसमें इनपुट और एफर्ट डालते रहना चाहिए, यही मेरी एडवाइस रहेगी. बाकी पेपर्स आ जाएंगे इफ यू शो एफर्ट. तो PI नहीं, अगर PI नहीं तो डिपार्टमेंट तो सपोर्ट कर ही देगा, और फिर उससे पेपर्स फिर आ जाएंगे, क्योंकि काम तो होता रहता है, बस आप कैसे उसमें अपने आप को इंडल्ज करो, सारी बात है. राइट. और अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में आने के भी चांसेस मोर और लेस काफी अच्छे हैं USA और यूरोप के अंदर भी. वैसे इट्स लाइक आई सेड लैब डिपेंडेंट. मेरा 6 में आया था फर्स्ट ऑथर, बट एक बंदी थी उसका 15 में आया था. राइट. So it's lab dependent, also work dependent, कि जो आपने काम किया है वो पता चला बहुत नॉवेल है, आपको मालूम ही नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है वो हाई में जाएगा. बट PhD में डोंट एम फॉर द इम्पैक्ट फैक्टर, एम फॉर द नंबर ऑफ पेपर्स. Okay. And finally, coming to Europe, Mohammed sir, would you like to add something? Usually in good labs in Europe, they make sure, I think most of the PIs make sure that the students कि जो students उनके students हैं at least 1 first author papers के साथ graduate करें. This is a kind of onus that the PIs themselves they take, कि they will push you also to make sure कि उनके ऊपर भी होता है ना कि उनका student जो है इससे ग्रेजुएट किया, जिसको साइंटिफिक ऑफस्प्रिंग्स हम लोग बोलते हैं. तो at least 1 paper that you graduate as a first author, और usually collaborative projects lab में इतने होते हैं, मैंने देखा it is highly interdisciplinary, और so इसलिए networking भी बहुत ज़रूरी होती है PhD में. So in general for PhD, I mean, I have always followed this motto, is better to collaborate rather than compete. So इस वजह तो आपके 1-2 मिडिल ऑथर्स
जरूर आते हैं। और एक अच्छा और एंड देखो एंड देन दिस होल थिंग ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर, इट हाईली डिपेंड्स, हैज नथिंग टू डू योर हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस और टैलेंट, to some extent might be, but most importantly it depends on how relevant is the project, how novel is the finding and all these things. So वो decide कर देता है कि आपका कितना high impact factor, कितने अच्छे पेपर में जाएगा। Rest assured कि आप ये if you are sincere in any lab, I would say you will do a good PhD with at least one or first author paper. A lot of times, and I know a case of a senior, he did everything very good, nice and sincere, because I know him. Final year he got scooped, but he still made into big labs because he knew the project very well. He knew he did it sincerely. So PI also gave him a very strong reference letter. So बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पे उस it has nothing, no question mark on his talent, on his hard work or smart work. He was just unlucky towards the end of his PhD. Exactly the same thing was published. So this thing, so in your PhD it is a tough time, but you never lose hope. If you just have to make sure that you stay focused. That's all I have to say regarding this. Okay, then next is I think professional discrimination. So ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तो साइड में निकल गए यार। नाक कटा दी इंडिया ने, बाय गॉड। No, professional discrimination, I feel like you will because here in Western countries equality, social justice, things like this are so strong. Professional discrimination नहीं होगा. In fact, we are working for them. हम लोग 9 से 9 काम कर रहे हैं, तो they are even more happy. And I kind of find it surprising that we Indians are discussing discrimination where we have the biggest discrimination back at home with different hundreds of different. यूएसए और आप देख सकते हैं यूरोप ऑस्ट्रेलिया तो जीरो ही है और यूएसए नेग्लिजिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया का ही प्रोफेशनल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और अलग अलग पार्टिसिपेंट ने अलग अलग बोला है, जैसे किसी ने रिलीजन के बेसिस पे, किसी ने कास्ट के बेसिस पे, तो किसी ने जेंडर के बेसिस पे। ऑब्वियसली मेरा भी इसमें पोल है, तो आप जाके देख सकते हैं। पर अब मैं इसमें इंडिया के लेवल पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने डार्क साइड ऑफ पीएचडी और अलग अलग वीडियोस में काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन पे बता दिया है, तो आई वुडंट गो इनटू द डिटेल। बट गुड टू नो कि प्रोफेशनल लेवल पे ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, एंड यूएसए में इज क्वाइट माइनर बेस्ड ऑन द एथनिसिटी, आई थिंक, सो दैट इज फाइन। सो एनीथिंग कुछ ऐड करना चाहोगे, या मैं इस पार्ट को स्किप कर दूं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप एंड यूएस? So you want to cut the part that what you said is fine based on the ethnicity. It is not fine. छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। वोट मैंने दिया है, मैं बताऊंगी। हाँ बताओ, आज सुनेंगे। So discrimination is not like बहुत ही open में discrimination. The reason discrimination हुआ होगा बहुत minor. At that time the government changed when I was doing PhD and Trump came to power. उस time पे there were people who were showing a little bit of their, थोड़ा सा अपना वो दिखा रहे थे कि हमें तुम पसंद नहीं हो, बट स्टूडेंट से खुल के डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली वो कर ही नहीं सकते, वो अनलॉफुल हो जाएगा। सो स्टूडेंट लेवल पे तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, बस वो उस टाइम पे बहुत माइनर सा एक झलक सी मिली थी, इसलिए मैंने वो डाला था, बट नहीं है, इट्स प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। प्रोफेशनल लेवल पे अब मैं पोस्ट डॉक हूँ, तो डिस्क्रिमिनेशन वीजा बेसिस पे जरूर है कि इफ यू नीड अ वीजा देन दे विल नॉट गिव यू अ जॉब ऑफर, बट वो इट्स अ डिस्कशन फॉर अ डिफरेंट टाइम। राइट, क्योंकि इंटरनेशनल से उनकी रैंकिंग बनती है, डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो रैंकिंग कहाँ से मिलेगी? सही बात है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? ऑन द सेम नोट्स जो हमने पहले प्रोफेशनल लेवल की उस पर बात की, तो अगेन यहाँ पे एक तरह से सोशल लेवल पे इंडिया के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन देखने को 27% ऑलमोस्ट चांसेस हैं, और उसके अंदर ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट का कहना है वो कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन बाकी की अगर जगह पे बात करें, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए काफी माइनर है, एंड यूरोप के अंदर फिर भी काफी है। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। उसके अंदर कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर कॉस्ता? अलग अलग लेवल के डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे हैं, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन के लिए, तो क्या कहना चाहोगे? ओके, सो एक चीज मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इट माइट कम ऑफ एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, बट
वन थिंग जो मैंने बहुत बार सुना है, स्पेशली अपने रिश्तेदारों से, जब मैं घर वापस जाता था, कि उनको ऐसा मतलब ऐसा वहम है कि ऑस्ट्रेलिया इज वेरी रेसिस्ट, which is not the case. I would like to clarify it very thoroughly that Australia is not a racist country. And मैंने आज तक, it's been 9 years for me now in Australia, I have never faced racism at all. So there was a time in way back in 2007 या 8 के आसपास जहाँ पे there were a lot of like so-called racial attacks on Indians, जहाँ पे Indians को abusers, even they were harassed, physically harassed, and that gave the impression that probably Australia is a racist country. But जब मैं 2013 में जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था, I was staying with a colleague, an Indian colleague, and I raised my concerns कि ऐसा ऐसा सुनने में आया है, तो what's your take on it, because you have been staying here for a long time. तो उन्होंने बोला कि देखो, जो इंसिडेंट्स हमने देखे हैं, they were all like crimes. Like अगर आप रात के 2 या 3 बजे किसी ऐसे नुक्कड़ से गुजरोगे जहाँ पे क्राइम रहता है, obviously you would be a target over there. It has got nothing to do with your race or color or religion, etc., etc. So obviously, thanks to our very well established Indian media, वो किसी और रंग चढ़ा के हमें प्रेजेंट किया गया. So we Indians at that point of time thought that Australia was a racist country. Having said that, a few of my friends ऐसे ही राह चलते कभी कभार they have faced like racial comments, but they were coming from people who are probably homeless out here. So एक या दो instances जहाँ पे people are like shouting at you, okay, go back to your country, you cannot justify an entire, or rather you cannot portray an entire country based on that one particular person. Right. जितनी भी मतलब the responses that we people from Australia have given, it's possibly because of those one or two homeless people जो शायद like at one point of their like not so good life just said something to us. But otherwise, not at the workplace, not at any kind of this thing, not at any kind of social gathering, or like even in the community have we faced any kind of racism or any kind of social discrimination, to be honest. ये वो सारा वो कंगारू खेलने आता है ना हमारे यहाँ क्रिकेट, तो वहां पे देखते the thing is, Australia itself is multicultural. मतलब यहाँ पे अगर आप पूरा मतलब demography देखेंगे, you'll see that Australians themselves are a very tiny population. Majority are like Asians, like Indians, Chinese, Japanese, Koreans, all of these people. तो वहां पे रह के you cannot just claim that I am superior to you. And that's one good thing. In fact, I have seen people who have actually stood by us all the time. Especially my boss. Like, he's such an amazing person. Mere lab mein, when I had joined, there was only one Australian and 9 people from different countries. Okay. And his right-hand person has always been an Indian. It was an Indian 9 years back. It's still an Indian 9 years later. From USA also, Dr. Karnika, आप कुछ कहना चाहोगे? So USA is also like Australia, I think. जैसे कौस्तुभ ने बताया, यहाँ भी USA is made by immigrants only. जो नेटिव यूएसए हैं वो तो शायद 10% ही होंगे, जो नेटिव अमेरिकन्स जिन्हें बोलते हैं, द आदिवासी पॉपुलेशन. बाकी किसी से भी मिलोगे, उनकी चौथी जनरेशन या छठी जनरेशन कहीं से इमिग्रेट ही हुई है. तो यूएस भी इस मामले में काफी इंक्लूसिव रहा है कि यहाँ सारे इमिग्रेंट्स आते हैं. एंड जैसे कौस्तुभ ने कहा कि लैब में एक ऑस्ट्रेलियन है, तो यहाँ भी लैब है जहाँ एक अमेरिकन है, यहाँ ही नहीं. पूरी लैब ही डिफरेंट नेशनैलिटीज से बनी हुई है. मेरी करंट लैब भी बहुत डाइवर्स है, काफी कंट्रीज के उसमें लोग हैं, स्टाफ है. सो सोशल डिस्क्रिमिनेशन रेयर होता है,
होता है बट बहुत रेयर होता है. So it basically तब होता है when you close yourself. So when you think of yourself as an outsider, तो obviously बात है everybody will think of you as an outsider. So be open and जो भी हो रहा है flow with it. सो फाइनली कमिंग टू यूरोप, तो वहाँ के अंदर भी 30% ऐसा बता रहा है. तो मोहम्मद साहब, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ आउटसाइड द लैब. यस, सो जब आप जब आप बाहर जाते हैं तो इन जनरल आपको मैं जर्मनी की बात कर सकता हूँ कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलता है. अनफॉर्चुनेटली जो है, आपको अगर डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा तो आपको खुद आपके इंडियन काउंटर पार्ट से मिलेगा, who have been here and who have been settled and established themselves. And I'm very good to say this is because I have seen this in my summer school when I was in France. I have seen this as an exchange student when I was in Seoul. I have seen this when I was working for 2 years in Singapore after my masters before joining my PhD here. जब मैं यहाँ पे आया था तो ऑफ कोर्स पहला काम आपका होता है कि आप अपना रूम अपार्टमेंट देख के सेटल होते हो. तो उसमें जब मैंने कुछ लिस्टिंग्स में अप्लाई किया तो उसमें से there was a professor. She's a German lady, but a professor in DU for Sanskrit. I think a visiting professor. And she also likes to dress up in sari and bindi and chudi and everything. She was वो बहुत fascinated थी इंडियन कल्चर से, योगा, मेडिटेशन. तो उसके अपार्टमेंट में एक रूम खाली था. तो जब मैं देखने गया तो हमारी बात हुई, तो उसको मालूम चला ओ मैं नया हूँ. तो बोली कि मैं तुम्हें इंडियन एम्बेसी इवेंट्स में इनवाइट करूंगी, तुम वहां से दोस्त बना सकते हो, घुल मिल जाओगे. एंड जाते जाते उसने एक बात बोला था मुझसे कि सैफ, be aware of Indian people, you are new here. उसने ये बात मैंने सिर्फ रियलाइज नहीं की अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, उसने खुद इस बात को भी बोला. तो मुझे लगा कि या एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे मैंने पहले कहा था कि इट्स काइंड ऑफ सरप्राइजिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेशन वेयर वी सेल्फ आर completely broken apart as an Indian society. कि यहाँ पे वी आर नॉट लाइक चाइनीज, जहाँ पे वो वन निट रहते हैं. तुम यू नेवर सी वो कोई भी न्यू चाइनीज स्टूडेंट है सब भाई 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 बहन, मतलब कैसे उसको एस्टेब्लिश करो, गेट हिम, उसका काम सब कुछ आराम से हो जाए. तो दूसरा पॉइंट ये जो अपार्ट फ्रॉम जो तुम फॉरेनर्स है, अगर तुम्हें कोई करेक्ट करता है, अगर तुम कहीं गलत कर रहे हो एंड समवन करेक्ट्स यू, सजेस्ट यू, दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन. That's not an insult. मैं कि अगर मैं ये कर रहा हूँ गलत, उसने देखा, यहाँ पे लोग हेल्पफुल होते हैं, उसने अपना लाइफ के 10-15 मिनट दे के मुझे समझाया, यार ये गलत है, ऐसे तुम करोगे तो ऐसा नुकसान है. इसका ये मतलब नहीं उसने मेरी इंसल्ट कर दी, उसने मुझे सिखाया, ऐसा नहीं मुझे एम्बैरेस कर दिया. हाँ, अगर यही काम वो भरी महफिल में बदतमीजी से कर रहा है, देन ऑफ कोर्स दैट इज रॉन्ग. लेकिन अगर वो तुम्हें सिखा रहा है, बता रहा है, वन शुड टेक इट. यार अच्छा हुआ, आज तो मैंने कुछ नया सीखा, अच्छा वो कहीं मालूम अगर यही गलती में भरी महफिल में करता तो कितनी बेइज्जती होती, आज तो उसने समझा दिया. तो यहाँ पे ये सब चीजों से है कि इसको हमको डिस्क्रिमिनेशन में नहीं डालना चाहिए. दैट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड होल लाइफ इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. अगर हम लोग अपनी आंख बंद कर लेंगे या भागेंगे, कल को वो बंदा फिर लगेगा अरे कौन बताए इसको, तो बुरा मान जाता है. फिर दोबारा शायद हम ऐसी गलती करते रहेंगे and we'll never learn. I totally agree with Saif in the sense that majority of the discriminations that you face out here will be from your own fellow peers. Sad, but this is the truth. And somehow or the other, ये भी है कि I've seen that Indians are probably one of those people who get offended at the drop of a hat. मतलब कुछ भी अगर even if you're trying to like constructively criticize them because of something, they will take it in a very wrong way. Someone from a different race is incorrect in something and you tell them, they take it very politely and they listen to you very patiently. Jabki we are right from the first instance, we are always hell-bent on defending ourselves. So that's one thing that we should learn. Like we should learn from these different races who kind of embrace an incoming person and they help that person rise up in a foreign land instead of pulling them down. Right. Yeah, that's a great insight, I would say. There were like 7-8 pots and all those pots were full of crabs and सारे पे लिखा हुआ था कि these crabs are from India, Sri Lanka or US or Mexico, and all the pots were covered, right, कि crabs बाहर ना निकले. जो इंडिया crabs वाला pot था, it was not covered.
सो देन पीपल, लोगों ने पूछा ये क्यों नहीं कवर्ड है, तो बोला सो बोला कि जैसे ही कोई क्रैब निकलेगा दूसरे उसको टंग खींच के वापस ऐसे ही कोई कोशिश करेगा निकल के भागने की, नीचे वाले उसको खींच के ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग एक तरह से रेस्पॉन्सेज हैं कि आपको क्या वीकेंड पे भी काम करना पड़ता है क्या, या काम के साथ फ्लेक्सिबल है क्या, या फिर आपको मतलब वर्किंग आवर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं वगैरह, इस तरह के बहुत सारे रेस्पॉन्सेज थे। तो उसमें से अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात किया जाए तो ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि हाँ, इट इज एक्सपेक्टेड, वीकेंड पे भी सुपरवाइजर एक्सपेक्ट करता है कि आप आके काम करें, ठीक है। और इसके अलावा फ्लेक्सिबल विथ वर्किंग आवर्स, समटाइम्स इट इज देयर, समटाइम्स इट इज नॉट देयर, बट यस ये तो है कि ओवर टाइम भी काम करना हो सकता है, क्योंकि पीएचडी में अगर कौन सा प्रोजेक्ट कब चल रहा है या आपका कौन सा टाइम पॉइंट है, तो समटाइम्स यस यू माइट हैव टू work overtime. So this is from India. Talking about Europe, Saif, would you like to add something? वर्क लाइफ बैलेंस पे लोग बहुत फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट सो यू आर नेवर एक्सपेक्टेड कि आप वीकेंड पे काम करो, लेकिन इंसान अपने खुद की मर्जी से समटाइम्स यू आर वेरी पैशनेट। देखो साइंस में क्या होता है, वी आर द मूवी डायरेक्टर। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि फ्राइडे को बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया, एंड आई डोंट वांट टू वेट टिल मंडे, बिकॉज ऐसा तो नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स है सीजन 2 कब निकलेगा तभी देख सकते। सो मैं खुद से सैटरडे संडे, क्योंकि आई कैन नॉट होल्ड माय क्यूरियोसिटी, तो मैं खुद सैटरडे संडे जाके आगे की नेक्स्ट फेज में ये कंपाउंड डाला तो सेल्स ऐसे रिएक्ट किए, तो यार अगर थोड़ा सा और टाइम बढ़ा के क्या विल दे गेट बैक टू नॉर्मल, थिंग्स लाइक दिस। तो खुद मैं तो इस वजह, और वीकेंड पे डेड साइलेंस होता है, अगर मैं सैफ बोलूँ ना तो गूंजेगी मेरी आवाज यहाँ पे। सो दिस इज सो एंड द रीजन ऑल्सो यहाँ पे जो है वर्क लाइफ बैलेंस के वजह भी मैंने देखा है ना कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर बहुत अच्छी तरह से है कि आपको जो मीडिया बफर सब कुछ बराबर है। सो बेसिकली आप फोकसिंग ओनली ऑन योर डूइंग योर एक्सपेरिमेंट। आपने से फ्लास्क यूज किया, यू डोंट हैव टू क्लीन वॉश एंड डू दिस, you just keep it outside with and by your rinse, and then people who are responsible for cleaning they'll come and clean, and tip box नहीं भरना पड़ता, example like these small things, ऐसे time बहुत बचता है in the end, though these are like 5-10 minutes work, लेकिन these adds on to your workload, and these small things makes you like 1 hour takes your time, and this 1 hour adds up a lot in a week, and then over the month किन लोग प्रेफर करते हैं कि आप अपनी छुट्टियां लें। समर विंटर वेकेशन के टाइम सेमिनार्स बंद हो जाते हैं, और इनफैक्ट मैंने तो 2-3 साल रहने के बाद देखा है कि भाई समर विंटर से पहले ही सारा काम निपटा लो अगर दूसरों से काम है, क्योंकि वो तो गए 1 महीने के लिए तो इसलिए जल्दी कि वरना तो फिर वो काम 1 महीना टले, 2-3 हफ्ता टलेगा। So this is people take work life balance very sincerely here, and at the same time मुझे हैरानी होती है, they are extremely productive. Nature cell science तब भी आ रहा है यहाँ से। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। और मजेदार बात बताना चाहूंगा, इंडिया में भी जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में टेक्निकल असिस्टेंट और ये सब रहते हैं जो मीडिया वगैरह बनाने या वॉशिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टिप्स भरने के लिए, बट क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब है तो वो सरकारी दामाद है, तो आपको बड़े तमीज से काम करवाना पड़ता है उनसे, या फिर वो काम ही नहीं कर रहे होते हैं, इधर उधर अखबार पढ़ रहे होंगे। तो ये भी है, सिस्टम वहां पे भी है, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन इज नॉट रियली वेल देयर। Okay, in USA there are different responses कि working on weekend sometimes, जब पर ज्यादातर response ये है कि flexible with working hours। तो डॉक्टर कर्णिका? So like Europe, work life balance को importance यहाँ भी दी जाती है, but slight इसमें twist ये है कि अगर कोई चीज ड्यू है तो फिर सब भूल जाते हैं, फिर आपको diligently उतने टाइम पीरियड के लिए सब भूल के काम करना पड़ता है। पर वो सिचुएशन हमेशा नहीं आती, कभी कभी ही आती है, और वो ज्यादातर टाइम हमारी बेनिफिट के लिए होती है। लाइक अगर आपको अपनी डॉक्टोरल फेलोशिप सबमिट करनी है तो करनी है, वो तो आप पर आ गया ना, तो फिर तो आप लगाओगे एक्स्ट्रा आवर्स। बट एज फार एज वर्किंग ऑन वीकेंड्स इज कंसर्न, अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे पीआई बहुत क्लियर थे, उन्होंने कहा था संडे तो छुट्टी लेनी ही है, उस दिन कोशिश करो कि कोई काम ना पड़े, टेक अ फुल संडे फॉर योरसेल्फ एंड डू समथिंग अदर देन द लैब। उनकी ये स्ट्रैटेजी थी, कहते सैटरडे कहते थे थोड़ा बहुत करने आ जाओ, बट संडे तो मत आना, तो ये उनकी थी। कुछ लैब्स में पीआई अगर नहीं आ रहा है सैटरडे संडे तो वहां भी कोई सैटरडे संडे नहीं आता था, और कुछ लैब्स में आना ही होता था, बिकॉज पीआई खुद आकर लैब में बैठे हैं, तो फिर स्टूडेंट्स को भी लगता था हम कैसे। सो
इस बारे में मेरा पर्सनल टेक ये है कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग में ही हो जाए तो बेहतर रहता है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो आप मुझे क्लियर बता दीजिए, अभी आप बोले फ्लेक्सिबल है और फिर बाद में बोले तुम आते नहीं हो। और सेकंड, जैसा सैफ ने बोला कि हमारी पीएचडी हम ही ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा अपने से भी आ जाता है कि अगर हम सैटरडे जाके 2 आवर्स दे देंगे तो हमारा वीक बच जाएगा। तो उस हिसाब से भी वीकेंड पे इंसान चला जाता है, पर वो मैंडेटरी नहीं होता है, वो अपने अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग होती है आपको अपने प्रोजेक्ट की कि अगर टाइम से रिजल्ट चाहिए और ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो आप थोड़ा वीकेंड पे 2 3 4 5 घंटे जितना भी है स्पेंड कर दें ताकि आपका आगे का वीक या मंथ बच जाए। सो आई वुड गो विथ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। ओके। एंड ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ज्यादातर जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि एक तो नो वर्क ऑन वीकेंड इन मोस्ट लाइकलीहुड, और एक और है कि फ्लेक्सिबल विथ वर्किंग आवर, यानी वर्किंग डे में भी वर्किंग आवर के साथ फ्लेक्सिबल और वीकेंड पे भी काम करने का तो काम नहीं पड़ेगा मोस्ट लाइकली। सो डॉक्टर कॉस्टा, अप टू यू। Well, the first thing that I would like to share is one instance जो मेरे साथ हुआ था. So it was possibly during the first few months of my PhD. My supervisor just came on a Monday और मुझे पूछने लगे कि so Costa, what did you do over the weekend? So like we are taught in India or like we are used to doing in India, I came on over the weekend and was doing a few work. So I told him कि मैं weekend पे lab में था. He just stared at me for a few seconds, then gave a frown and then just said, "Dude, get a life." So You want the PI like that? yeah. So my boss is mainly like that. कि you do not have to come over the weekend unless it is really critical. जैसे for example, sometimes we do an experiment जब weekends पे हमें कुछ growth factor add करने आते हैं, but that's just a work for like 5 minutes. So वो आके हम करके निकल जाते हैं. अगर आपको कुछ करना है, that is entirely up to you. There is no requirement for you to come and do work over the weekend. And मेरे बॉस ने कभी कभार मतलब he has said this innumerable times कि I am a workaholic. I do read papers. I do work over the weekend, but I do not expect you to do the same. And if I am sending you an email on a Saturday, there is no obligation from your part that you have to reply to me. तो ऑस्ट्रेलिया में बॉस का नाम बता दो, बहुत सारी एप्लीकेशन आने वाली है इंडिया से। So ऑस्ट्रेलिया में mainly mental health is something that is that's like the highest of the priorities in any of the labs. It's like a mandatory thing जो university law ने university has laid down on each and every PI, that you have to ensure the mental health of your students. So यहाँ पे सभी PIs are like that in the sense के they do not force you to work over the weekends. They will not tell you how you should do your work. It's completely up to you. Like even for my boss, like there are a few of us in the lab who are not a morning person. So हम prefer करते हैं कि वही around 11-12 बजे आएंगे लेकिन 8-9 बजे तक रुकेंगे. So we are still doing that 8-hour work every day, but our time has shifted. So boss ने बोला है कि I'm totally flexible with what time you are coming. It's just as long as you are getting your work done, that's fine. But I would encourage you to come at normal working hours, because after hours अगर कुछ accident हुआ, then I would be liable, which is really true. So my boss and majority of them are like this, ke we don't care what time you are coming and doing your work, but please ensure that after hours I would be liable for your safety अगर तुम्हें कुछ होता है. So just bear that in mind. एंड आई वुड लाइक टू ऐड, मैं पीएचडी तो नहीं पोस्ट डॉक क्योंकि यहीं से कर रहा हूँ, तो मेरे बॉस ने भी जो है यही एंकरेज किया कि यूजुअली मैं भी मॉर्निंग पर्सन इतना नहीं हूँ, तो मैं भी 11 साढ़े 11 ऐसे ही पहुंचता हूँ,
तो पर उन्होंने ये कहा कि इसका एक और एडवांटेज अदर देन व्हाट यू सेड कि ये भी है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो यूजुअली 2-3 बजे तक रहता है, तो तुम्हें कोई भी काम करवाना है, तो कोई भी जेल बनवाना है या कुछ भी करना है तो उनको तुम बोल सकते हो, लेकिन 4 बजे डिसाइड करते हो कि जेल चलाना है क्योंकि 11 बजे आए हो तो फिर काम नहीं बनेगा, तो यू कैन गेट द असिस्टेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग पीपल हु आर ऑलरेडी देयर एंड यू कैन बी इन द हार्मनी विद देयर टाइम शेड्यूल। दैट इज एन एडवांटेज यू हैव, बट ठीक है एट मैक्स 1 दिन का डिले हो सकता है, बट या सो दैट्स एन एडिशनल थिंग ही आल्सो मेंशन। Yeah, सुबह आने and पे बस सब करते हैं, मैंने ये जनरल ऑब्जर्व कर लिया, सुबह आ जाओ बस शक्ल दिखा दो फिर वापस चले जाना, बट बी देयर सुबह के टाइम बिफोर लंच में, अगर सब शक्ल देख लेंगे उसके बाद फिर कोई नहीं ढूंढेगा। सुबह आने पे and सब जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला था, बट फिर बाद में हुआ कि एक काम करो सुबह आ जाया करो, बाद में वापस जाके फिर आ जाना 5 बजे, बट सुबह आ जाया करो। and I would also like to add कि post COVID ये जो work from home का जो culture अभी शुरू हुआ है, that is also kind of being encouraged out here कि अगर तुम्हारे पास lab में आज सचमुच कोई like experiments नहीं है and you want to just sit home and do some data analysis, you are most welcome to do that. You do not need to come to the lab to just show your face. Like as long as you are getting the work done, that's all that we care about. राइट। बट हैविंग सेड दैट ज्यादा पुश मत करना अपने पीआई को, एक टाइम आएगा जब वो बोलेगा, सो लिमिट में। जनरल टू द ऑडियंस की लिबर्टी लेना, बट ध्यान से। Yeah, obviously. नहीं तो किसी भी गाइड को इंडियन पीआई बनने में टाइम नहीं लगता। True that. So next question is apart from medical leave, एक तरह से कितने पेड वैकेशन आप एनुअली ले सकते हो? तो वैसे इंडिया में जो पीएचडी कर रहे हैं यूजुअली 2 वीक्स का रहता है और 2 वीक्स का मेडिकल लीव रहता है, लेकिन यूजुअली जब हम पीएचडी में होते हैं तो कोई भी ऐसे एप्लीकेशन देके नहीं जा रहा होता है, तो अक्सर लोग 2 वीक से ज्यादा भी ले रहे होते हैं, पर हाँ ऑफिशियली 2 वीक्स का रहता है। ऑफ कोर्स यू कैन टेक मोर देन दैट, बट व्हाट अबाउट दिस थिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया, जैसे यूएसए एंड यूरोप के अंदर कंसिस्टेंटली वहां पे है कि 2 to 4 वीक्स का मिलता है। तो लेट्स कम बैक टू डॉक्टर कर्णिका, यूएसए, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? सो ऑफिशियली हमें 15 डेज ऑफ मिलते थे, विच डज नॉट इंक्लूड वीकेंड्स, सो 3 वीक्स की लगातार वेकेशन बन जाती है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो यू कैन टॉक विथ योर पीआई एंड टेक मोर, एट द सेम टाइम ध्यान रखना है कि वीजा रेस्ट्रिक्शंस में जितनी लीव बनती है उतनी मिले, विच इज आई थिंक 2 months एक स्ट्रेच में आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट देन आप पीएचडी कर रहे हैं, इफ यू आर अवे फॉर लॉन्ग, वो काम पे असर डालता है, तो अपने आप ही इंसान टिटर हो जाता है कि हम ज्यादा छुट्टी ना लें और टाइम से वापस आ जाए। एज टेम्पटिंग एज इट इज टू गो होम, घर जाके लगता है वापस चलो यार काम रुका हुआ है। Saif, in Europe also it is more or less same response, 2 to 4 weeks. Anything you would like to add? It is around somewhere between 28 to 30 days. Might vary from country to country. Maybe in France they get a little bit more holidays, maybe 5 weeks, I think. And most importantly, here people encourage you to take your holidays, because holidays gets lapsed over I think after 2 years, so they don't keep carrying on to the next year, and you never get paid for your leftover holidays. And this is the reason, is because they make sure that you take your holidays. And it's I also have realized this, especially when you're stressed, you take some days off and then come back to work, and then probably things get sorted out much more nicely, because then you're in a calm state of mind. Right. And Dr. Costa, here also it is same 2 to 4 weeks, and maybe in some cases more than 4 weeks. So anything? So हमें at 28 days का तो paid leave मिलता ही है, but as a PhD student, it's always between you and your supervisor. You can always take 6 up to 6 weeks. Like मैंने खुद लिया है. So majority of the PIs are okay with it, because उनको भी छुट्टी मिलती है entire December, and everyone usually travels in December. So right from 1st of December all the way till like at least the 1st or 2nd week of January, जब तक almost कुछ भी यहाँ पे शुरू नहीं होता, many people do take a leave, and that's okay with majority of the PIs, I would say. Okay.
Moving forward to the next question, that is availability of Indian restaurant and raw material. Of course, इंडिया के लिए वैलिड नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूरोप की बात करें तो यस, many kiosk and restaurant are available nearby. मतलब मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि इंडियन खाना नहीं मिलेगा या आपको बनाने के लिए सामान नहीं मिलेगा. यूरोप में एक रेस्पॉन्स आया है, अवेलेबल बट फार अवे फ्रॉम योर प्लेस. दैट इज मेनली बिकॉज द पर्सन आई नो, शी इज लिविंग इन इनसाइड ऑफ द कैंपस, और कैंपस के अंदर यूजुअली जैसे जेएनयू जितना बड़ा कैंपस है, तो आप समझ के चलिए उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाई अदरवाइज मोस्ट ऑफन यू विल गेट दैट chaos. So anything you would like to add specifically about Australia, USA और यूरोप? कोई है कुछ पॉइंट बोलने को या? यहाँ पे तो पार्ले जी तक मिल जाता है ना, वो सो हैप्पी. चाय में डूबो डूबो के बिग सिटीज में इजी है क्योंकि इंडियन स्टोर्स की यहाँ एक चेन चलती है, पटेल ब्रदर्स. बिग सिटीज में एक्सेस अच्छा है. इफ यू आर इन अ लिटिल स्मॉलर सिटी, जो मेरी पीएचडी सिटी थी, इंडियन स्टोर था बट इट वाज लिमिटेड आइटम्स एंड लिटिल कॉस्टलियर. सो उसका भी लोगों ने तोड़ निकाल लिया था. 6 महीने में एक बार एक जना जाता था और सबकी शॉपिंग करके ले आता था. सो ऐसा नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है. रेस्टोरेंट्स भी हैं, सामान भी है, बस स्वाद चाहिए बनाना आना चाहिए. ओके, ग्रेट. एंड डॉक्टर कौस्तव, एनीथिंग स्पेशल, कुछ और एडिशनल है पॉइंट? Not exactly, because Australia में इतने सारे Indians है, even in the most rural areas, you'll at least get one Indian shop जहाँ पे you can always get everything you want, like basic raw materials and all. As for restaurants, for me, I would say it's a highly no-no. Like for people like me who's a big time foodie, like यहाँ पे everything is customized to the Australian taste buds and it is really bad. I mean, like, obviously I'm not used to eating a meetha wala butter chicken. That's an absolute no. It's like a dead no for me. Gujarati butter chicken. Yeah. So yeah, so Americans को underestimate करते हैं लोग. They are very good in taking the spice. So पता नहीं क्यों मीठा बना yeah, वो मेक्सिको बाजू में ही है ना शायद. Australians cannot digest any kind of spices. So basically यहाँ पे सब कुछ वही मीठे कैटेगरी में रहता है. But जो diversity हम expect कर सकते हैं वो तो बिल्कुल नहीं है. And like majority of the food out here is always either extreme South Indian style or extreme Punjabi style. So there's nothing in between. चलो इस मामले में US okay. Yeah, so all ranges. So if you करना पड़ेगा, but you'll find. Yeah, if you really want to just have Indian food, just cook it yourself and make the best of it. Don't waste your money outside. Like don't go to an Indian restaurant to just eat. पर कौस्तव, I would like to add, हर एक को खाना बनाना पसंद नहीं होता जैसे कि मैं. Well, there are other options. You can always buy like ready-made food, but definitely my vote will be a big no-no from Indian restaurants. Okay, so final question, that is life in general outside of India, of course not applicable for India. तो यहाँ पे जो एक कॉमन रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है यूरोप का और ऑस्ट्रेलिया की, हैपनिंग बोला जा रहा है. यूरोप तो माना जाता है हैपनिंग है वैसे, ठीक है. तो कौस्तव, हाउ कम इट इज हैपनिंग, मतलब क्या चल रहा है उधर? Well, आपकी लाइफ हैपनिंग है कि नहीं, that's a bit subjective to the city where you're staying. Obviously, if you're staying in a metropole like Sydney or Melbourne, yes, it's definitely happening. But Australia can be described as a गांव जहाँ पे शाम के 7 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है. So anyway, Monday to Thursday हम वैसे भी कुछ करते नहीं है कि we need to go out or party or anything. So I won't be commenting on that. But Friday onwards, it starts livening up. So, and also how happening your life is also a bit subjective in terms of what kind of a person you are. You can go to a national park, you can do hiking, and you can still call your life happening, as opposed to someone who's going to a nightclub and just dancing and drinking the entire night long. So it's completely up to you. There are 1,001 things to do in Australia, like from adventure sports
से लेके नाइट लाइफ से लेके food markets से लेके, just name anything and you will find it out here. It's just, it depends what kind of a person you are and what you love doing. राइट। ओके, सैफ, यूरोप का कुछ, सैफ से ज्यादा हैपनिंग लाइफ तो मुझे नहीं लगता किसी की है वैसे यूरोप में। सैफ को मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, सैफ में ऑलमोस्ट पूरे कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत अलग अलग कंट्रीज में घूम चुके हैं, और जब हम ब्लॉगिंग कॉन्सेप्ट नहीं भी था वो तब से ब्लॉगिंग कर रहा है। बस अंतर ये वो फेसबुक पे फोटोज हैं, वीडियोज हैं, और हमें जो है तब पता नहीं था। तो सैफ, वुड यू लाइक टू ऐड इन टर्म्स ऑफ हैपनिंग कैसे? Usually happening जो है, it all depends on the person's own taste, that how you define it. So, in general, see, people living in big cities also complain, people living in small cities are happy. So it all depends on how you see. And I've seen a lot of people, usually what I feel from my side is that one's life is a pursuit of happiness. So if you keep on complaining, whining, moaning about things, यार ऐसे नहीं है, ये होता तो अच्छा होता, यार ऐसे यहाँ पे नहीं है, so this is all negative things. Wherever you are, find your happiness, and you'll always find 2, 3, 4 nice people anywhere on this planet where you can call them as good friends, or you can trust them and you can be together and then do things in whatever you like-minded people. So and of course, when you talk about Europe and especially bigger cities, and people say that Vegas doesn't sleep. I think any big city doesn't sleep. Any big city does it. It's also, I'm sure, true for Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore. So you're basically saying that you have thousands of things to do every day. You can do the same thing every day on the whole week in different forms. So it's just that how you want to find happiness. So I mean, I think I would be happy in any part of the world. Yeah, we can sense that. So and about USA, क्या चल रहा है डॉक्टर करने का? लोग कह रहे हैं इंडिया जैसे ही है, क्या है फिर, हम जाए नहीं जाए अमेरिका? नहीं, इंडिया जैसा है, बट इंडिया जैसा है तो अच्छा है ना। हाँ, अच्छा तो है, हम You कहाँ will कह not have to take time to adjust, but कुछ चीजें मैं बोलूंगी जो मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है। एक जो हॉलीवुड मूवीज से इम्प्रेशन बना लेते हैं ना यूएस का, वो मत करना। यूएस आने से पहले हॉलीवुड मूवीज का सोच के बिल्कुल मत आना, बिकॉज ऑब्जर्व करो, हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं न्यूयॉर्क सिटी, शिकागो, अब वहां तो नहीं आ रहे हो ना, आ रहे हो मिनेसोटा, आ रहे हो कैंसस, कैसे मिल जाएगा शिकागो और न्यूयॉर्क वहां? So keep that in mind. Hollywood movies are not representative of USA, पहली बात। दूसरी चीज, लोगों को लगता है कल्चर शॉक। सबसे पहले उनको एक्सेंट नहीं समझ आता, थोड़ा सा टाइम लेके ऑब्जर्व करके सामने वाला क्या बोल रहा है इस पे ध्यान देना चाहिए, उससे चीजें बहुत आसान होती है। मुझे खुद 1 ईयर लग गया था समझने में कि मील और एमएल एक ही चीज है। फिर जो मैंने एक कॉमन चीज सुनी है, लोग 2 महीने रहते हैं, बोर हो गए यार, बोर हो गए, क्यों आ गए, बोर हो गए। अरे टाइम लगाओ, सर्कल बनाओ, तब तो कुछ होगा ना। या फिर इतना इंडिपेंडेंट हो कि खुद ही गेट द थिंग्स रोलिंग। तो सब नहीं होते, तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं बोलूंगी जब सर्कल बन जाता है, देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द न्यू प्लेस। और ये हर नई जगह के लिए ट्रू है। आप दिल्ली से अगर बैंगलोर भी जाते हो तो भी आपको टाइम तो देना पड़ता है। बस ये है कि थोड़ी फेमिलियरिटी ज्यादा होती है तो आप जल्दी एडजस्ट कर जाते हो। एग्जैक्टली। तो वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी यूएस में भी जैसे कौस्तभ ने बताया, करने को बहुत कुछ है। यहाँ भी 7 बजे चीजें बंद होती हैं, फिर 8 बजे दूसरी चीजें खुलती हैं। तो इट्स अप टू यू कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। हाइकिंग करनी, हाइकिंग कर सकते हैं। और अच्छी बात मैंने ये देखी, हर सिटी के पास ड्राइवेबल करने के लिए बहुत चीजें हैं। तो अगर आप ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, आप वो चीजें कर सकते हो। स्पेंड करना चाहते हो, जाओ वेगस। इट इज वेरी ट्रू, वेगस नेवर स्लीप्स। जब मैं गई थी वहां यही था, वहां 2 बजे भी टैक्सी मिलती, 5 बजे भी टैक्सी मिलती है, सुबह 10 बजे भी टैक्सी मिलती है। तो ऐसा है। तो यूएस में इंडिया जैसा है। और जो थोड़ा सा बेटर इंडिया से है वो है ग्राउंड लेवल की चीजें। इंडिया में थोड़ा सा हर चीज के लिए थोड़ा पुश करना पड़ता है। यहाँ ग्राउंड लेवल पे सिस्टम बहुत साफ और क्लीन है। आपका काम हो जाएगा, 10 डेज का टाइम लाइन है, 10 डेज में हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई बाबू या कोई क्लर्क कुछ नहीं करना है, आपका बहुत स्मूथली सब कुछ हो जाता है। तो उस एस्पेक्ट से यूएस में लाइफ बहुत स्मूथ और सिंपल है। और मॉनिटरी एस्पेक्ट तो सब जानते ही हैं।
घर से दूर रहते हैं, एक ही टाइम पे घर, मेरे को तो स्पेशली एक ही टाइम पे घर मिस होता है जब कोई सोशल फंक्शन होता है, क्योंकि यू कांट अटेंड एवरी सोशल फंक्शन ऑन दिस स्टाइपेंड, ऑन दिस लीव स्ट्रक्चर, ऑन दिस टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वहां पे थोड़ा सा लगता है हाय कजन की शादी मिस हो और गई मुझसे, बट उसके अलावा इट्स प्रिटी गुड। इनफैक्ट फंक्शन पे हम पहुंचना भी चाहे तो आई थिंक वहां पहुंच के जेट लैग ही इतना हो जाएगा कि 12 घंटे का डिफरेंस रहता है, पहुंच के आप सोते ही होंगे। जो टाइम एफर्ट मनी बोलते हैं ना, वो तीनों देखनी पड़ती है इंडिया जाने से पहले। तो वहीं पे थोड़ा सा होता है कि शादी हो गई, अब क्या मिस हो गई, एक और मिस हो गई, तीसरी मिस हो गई, एक टाइम बाद आदत भी बढ़ जाती है कि मिस ही होगी। बट वहीं पे थोड़ा सा लगता है कि घर से दूर है, उसके अलावा नहीं लगता, बिकॉज जैसा कौसम ने कहा बिजी रहते हैं हम लोग, साल के हफ्ते के 5 दिन तो काम ही चलता रहता है। तो वहीं पे थोड़ा होम सिक एलिमेंट आता है, बाकी लाइफ इज वेरी सिंपल स्मूथ एंड लाइक आई सेड मॉनेटरी भी आपका ठीक है। एक बात और मैं कहना content चाह रहा था, कितना लाइफ है। इन जनरल आउटसाइड ऑफ इंडिया में, स्पेशली यूरोप के लिए ये बात ट्रू है। इनफैक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि लैंग्वेज, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया यूएस में जो लोग हैं उनका तो इंग्लिश से चल जाता है, यूरोप में आप किसी भी कंट्री में रहें, अब आप लैंग्वेज इज अ बिग विल प्ले अ ह्यूज रोल कि आपको सोशलाइजिंग में, स्पेशली चलो अगर आप बिग सिटीज में हो तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिल जाएंगे, इंटरनेशनल लोग मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप स्मॉलर सिटीज में हो और से नॉट सो बिग सिटीज, और इनफैक्ट इवन बिग सिटीज में हो ना, दे अप्रिशिएट दैट यू ट्राई टू लर्न द लैंग्वेज। तो अगर आप मतलब टूटी फूटी भी काम चलाओ जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हमारी इंग्लिश हुआ करती थी जब हाई स्कूल में, तो वैसे अगर आप वो भी एफर्ट डालते हो ना, दे बिकम, उनका तो मतलब हार्ट मेल्ट, दिल पिघलना जिसे कहते हैं वो होता है। So, and this is only true for, this would be only true for Europe. So this plays also trying to learn the language also plays a huge role. अब तुम जैसे, अब मुझे बहुत से लोग कहते हैं ना, स्पेशली मतलब कि मैं क्यों सीखूं यहाँ पे, मैं बोला यार तुम हीरोइंस देख लो, जैकलीन देख लो, नोरा फतेही को देख लो, दे आर पीक ऑफ द कैरियर्स, लेकिन तब भी उन्होंने हिंदी सीखा टू get into the, or like to more integrate into the Bollywood. तो मैं लैंग्वेज भी तो आ जाएगी, वो हाँ, तो स्किल है। ये भी बात है कि एक वो भी एक स्किल है जो कि हम लोग नहीं रियलाइज करते हैं, स्पेशली हम लोग इंग्लिश के पीछे भागते हैं। यहाँ पे कोई इंग्लिश के पीछे नहीं, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन पर कोई इंग्लिश के पीछे नहीं भागता, दे हैप्पी, मतलब जो अपने में बोल रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे आके रियलाइज किया है कि हम लोग कितना इंग्लिश के पीछे भागते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कुछ नहीं है। कर दी गई है ना हमें, पढ़ते इसमें है, बोलते इसमें है, एग्जाम उसमें देते हैं तो अपने आप ही। बट हाँ, अच्छे स्कूलों में इंडिया के एक थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है कि बेसिक तो आए तब तो बिल्ड करोगे। जैसे यूरोप में अगर मतलब जिस आप कंट्री में हैं, स्पेशली अगर आप पीएचडी 4 से 5 साल, अगर मान लीजिए एक पोस्ट डॉक भी अलग ही सिटी में लेकिन फिर सेम कंट्री में है, तो अगर आप मतलब एंड आल्सो इट्स काइंड ऑफ शेम कि अगर आप एक कंट्री में रह के 4 साल बाद यू कैन नॉट ऑर्डर अ फूड इन अ रेस्टोरेंट इन दैट लैंग्वेज, और यू कैन नॉट आस्क फॉर द बिल, सो इट्स काइंड ऑफ शेम। मतलब पीएचडी क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, और आप उसमें मतलब आप मैंने मतलब टूटी फूटी मतलब कि बिल मांग सके, कहीं फंस गए तो रास्ता निकाल सके, अगर ये सब भी आप नहीं सीख पाओ ना, और ये डेली कन्वर्सेशन में आ जाएगा, साइंस से देख के आ जाएगा, जस्ट हैव टू मेक श्योर, ट्राई टू रिकॉल, ट्राई टू रिमेंबर, यू डोंट इवन हैव टू सिट इन यूनिवर्सिटी क्लासेस या डालना चाहिए। हाँ, तो ये होता है, ये यूरोप में आके लिए बहुत, जो कि हम लोग में से इनफैक्ट मुझे भी किसी ने नहीं बताया, मैंने कभी सुना नहीं, बाद में रह के एहसास किया, साल डेढ़ 2 साल बाद, 2 साल तक तो चल जाता था, mein Deutsch noch nicht gut, मतलब मेरी जर्मन अभी अच्छी नहीं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अब इतने बोलने पे भी लोग का दिल पिघल जाता है कि अरे यार चलो ये फोटो डाला इसने, मतलब इतनी बोल लेता है, कभी कभी 3-4 लाइन और बोलोगे तो भाई तो जर्मन बहुत अच्छी, मैं बोला अभी इतनी तक है, आगे बोल खुल जाएगा। स्कैम स्कैम। ओके, सो सोचा था 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे, 150 मिनट का बना है ये तो। सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट जो कि इस स्टडी के अंदर इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया से डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तवा, डॉक्टर तसादुक हुसैन वानी, फ्रॉम यूएसए डॉक्टर सिंधु नायर एंड डॉक्टर इशिता बैनर्जी, एंड यूरोप से भावना समा एंड ब्रजबंधु प्रधान,
एंड ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर समृद्धि शर्मा एंड डॉक्टर विनीत वैभव। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस स्टडी में पार्ट लिया, एंड एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम। वीकेंड के ऊपर हम बात कर रहे थे कि फ्लेक्सिबल रहता है, और आप लोगों ने भी फ्लेक्सिबल होके अलग अलग टाइम जोन में जैसे यूएस में बैठे हैं तो कर्णिका हैड टू वेक अप एट 9 o'clock एंड कौस्तव इज स्टिल अवेक टिल 1 o'clock इन द नाइट, एंड सैफ जो है वो तो खैर हम लोग तो यूरोप में हैं, तो The world cannot be that Eurocentric as it used to be in the past. Sorry. I would like to thank all of you for putting the efforts in making this video possible. So कौस्तव, कर्णिका एंड सैफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चैनल पे आकर अपना एक्सपीरियंस देने के लिए। It's our pleasure. Thank you for inviting. Same here. So आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान। जय विज्ञान। जय विज्ञान।